गवर्नमेंट स्कीम्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहला मिनिस्ट्री जो अभी हम चर्चा करेंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, और उसमें पहला स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है ना कि ये जो स्कीम है वो क्या कर रहा है, एक फ़ंड का निर्माण कर रही है। किस पर्पज़ के लिए, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इसके लिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसका नाबार्ड रहेगी, और प्रोजेक्ट का जो टेन्योर है वो 2032-33 तक रहेगा। जो फाइनेंसिंग होगा इसके अंदर, जो फंड मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, वो लोन के फॉर्म में मिलेगा। मतलब 1 लाख करोड़ का जो अमाउंट है, 1 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट, ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इनको बांटना है जनता में। किसको बांटना है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बांटेंगे किसको, तो उसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो फार्मर हो सकते हैं, पैक्स हो सकते हैं, एफपीओ हो सकते हैं, कुछ दूसरे एजेंसी एपीएमसी जैसे हो सकते हैं, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकती है। ठीक है, अच्छा, लोन पे कोई अगर डिफ़ॉल्ट होता है या लोन का रिकवरी फेल करता है, तो क्रेडिट का गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड रहेगा। ठीक है, जो कि 2 करोड़ तक के लोन पे गारंटी देगी। पूरा कॉर्पस जो है ये लोन देने का वो 1 लाख करोड़ का है। कौन देगा, बैंक्स के माध्यम से दिए जाएंगे। कौन कौन एलिजिबल होंगे, फार्मर होंगे, पैक्स हैं, एफपीओज हैं, स्टेट एजेंसी या एपीएमसीज होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ये फंड किस पर्पस के दिया जाएगा, तो एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम्युनिटी एसेट होना चाहिए। जैसे कम्युनिटी एसेट मतलब जिस पे सबका ये है, राइट है ना। जो भी उसके मेंबर हैं, जैसे कोई एफपीओ है तो एफपीओ में जितने मेंबर होंगे सब का उस पर क्या होगा, राइट होगा। कौन कौन सा प्रोजेक्ट इसमें एलिजिबल होगा, तो प्रोजेक्ट प्रमोटेड बाय सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, पीपीपी मोड में अगर ये सारी एजेंसी जाती हैं, ठीक है, तो वो एलिजिबल होंगे। और फिर यही है मेन। इसमें दूसरा जो है एग्रीश्योर फंड, तो एग्रीश्योर फंड का जो एक्सपेंड करता है क्या है, एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइज स्कीम। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, भारत सरकार, और नाबार्ड उसको स्पॉन्सर कर रही है। और जो मैनेजर है इसमें वो नाब वेंचर्स लिमिटेड करके है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया नाब वेंचर करके। ठीक है, यही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसमें क्या है कि 750 करोड़ का टोटल कॉर्पस है, जिसको कि 3 तरीके से है। देखिए 250 करोड़ तो इसमें जो है मिनिस्ट्री से आ रहा है, 250 करोड़ नाबार्ड है, और 250 करोड़ अदर इंस्टीट्यूट्स है। ये मिलके 750 करोड़ की टोटल फंडिंग बनी इसमें। और इस फंडिंग को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल पर्पस वर्कर बनाया गया नाब वेंचर करके। ठीक है, कैटेगरी 2 फंड है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोला गया है इसको। कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है कि हम जब 2-3 बड़े एजेंसी मिलके एक अलग से फंड निर्माण करती है, तो एक टाइप का क्या हो गया, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गया। ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मतलब वैसे फंड जो स्टॉक्स म्यूचुअल्स के अलावा भी दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हीज फंड हो गया, स्टार्टअप्स हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने वाले जो फंड उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के कैटेगरी 2 टाइप वाला फंड है। 750 करोड़ टोटल का टोटल जो इन्वेस्ट होगा वो 2 सेक्टर्स में होगा, मतलब 2 कंपोनेंट्स में बांटा गया है। एक तो है एग्रीश्योर का फंड ऑफ फंड स्कीम। फंड ऑफ फंड स्कीम का मतलब ये हुआ कि एक तो ये खुद फंड है, और ये अन्य फंड्स जो वैसे फंड्स जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्ट कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, तो उन फंड्स में इन्वेस्ट करेगा। और एक है डायरेक्ट स्कीम, जिसमें सीधे स्टार्टअप को दे दिया जाएगा पैसा। तो 750 करोड़ में 450 करोड़ जो है फंड ऑफ फंड स्कीम के तहत जाएगा, और बाकी का जो 300 करोड़ रुपया है वो सीधे स्टार्टअप्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टअप्स जो होंगे वो कौन से स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे, तो वैसे स्टार्टअप्स जिनको DPIIT ने रिकॉग्नाइज किया है वो स्टार्टअप्स होने चाहिए। तीसरा स्कीम जो अभी हम पढ़ेंगे वो है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP। क्लस्टर का मतलब हुआ कि जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है अगर किसी एरिया का, तो उस प्रोडक्ट के अराउंड जितना भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी सप्लाई चेन है, वो डेवलप करना है मेन पर्पज। जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र में किसी जगह पे बनाना का खेती बहुत अच्छे स्केल पे या बहुत लार्ज स्केल पे होता है, तो बनाना क्लस्टर बना देंगे। यूपी में मान लीजिए आम की खेती हो रही है, तो वहाँ पे मैंगो क्लस्टर बनाया जाएगा, यानी कि मैंगो के अराउंड ही सारा सप्लाई चेन को डेवलप किया जाएगा। तो
तो इस प्रकार के क्लस्टर डेवलपमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। इसका नाम भी सिंपल रखा गया, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है सेंट्रल सेक्टर है, यानी कि सारी फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा ही की जाएगी। 3 कैटेगरी के फंड्स इसमें हैं। अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है तो 100 करोड़, मिनी में 50 करोड़, ठीक है, और उससे छोटा में माइक्रो टाइप में 25 करोड़ का। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इससे वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, ठीक है, यही इम्प्लीमेंट करेंगे। मेगा क्लस्टर में कितना है, 100 करोड़ तक। तो मेगा क्लस्टर का मतलब हुआ जो 15,000 से अधिक, 15,000 हेक्टेयर से अधिक एरिया में अगर, ठीक है, किसी चीज़ की खेती हो रही है तो वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, मेगा में आएगा, मेगा प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर 5,000 से 15,000 इनके बीच को बोलेंगे मिड, और उसके नीचे हो गया मिनी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे हमने बताया कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। फिर क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी को हायर किया गया है इसके अंदर। और उसके बाद क्या क्या होगा सीडीपी के अंदर, तो जैसे लिखा है प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, तो कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह होंगे। फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मतलब एग्रीकल्चर का जो भी सप्लाई चेन है ना, इनपुट से लेकर आउटपुट तक का, वो हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहेगा, ठीक है, कि ये मैंगो क्लस्टर बना, ये बनाना क्लस्टर बना, ऐसे करके क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में डेवलप किया जाएगा। उसके बाद चौथा स्कीम देखते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर्पस क्या है इसका, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्लाई करना है, ताकि जो भी सर्विसेज डिजिटली उपलब्ध हैं आज के डेट में, चाहे वो सैटेलाइट डेटा हो, चाहे वो आपका इंफॉर्मेशन एक्टिविटी है, या कोई भी अन्य तरह के सर्विसेज जो भी हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको समावेश किया जाए। इसके लिए ये मिशन की शुरुआत हुई है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है। इसमें क्या है, वही बात है, फार्मर फोकस डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ओके, इसमें 2 लेयर पे काम हो रहा है। पहला लेयर है कि एक एग्री स्टैक बनाया जाएगा। एग्री स्टैक का मतलब है कि पहले हम जो गांव है उसका जियो रेफरेंसिंग करेंगे, जो किसान है उस गांव के, उनको एक फार्मर का आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, जैसे आप कहते हैं डिजिटल आइडेंटिटी दिया जाए, जैसे आधार है आपका, उसी काइंड ऑफ एक डिजिटल फार्मर की आइडेंटिटी होगी। और दूसरा कि जो खेत है उसमें कितने अभी क्या चीज़ की खेती हुई है, कितने एरिया में खेती हुई है, इसका रिकॉर्ड, ये तीनों चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा एग्री स्टैक के अंदर। और दूसरा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर जितने हमारे पास सर्विस हैं अवेलेबल, ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड हो, तो जो भी हमारे पास सर्विसेज हैं उनको यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, वो ये लेके आएंगे। जैसे कि क्रॉप यील्ड इंश्योरेंस स्कीम है, या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने वाला स्कीम है, ड्रॉट मॉनिटरिंग, फ्लड मॉनिटरिंग स्कीम है, जियो स्पेशल डेटा, वेदर सेटेलाइट डेटा। तो मतलब ये पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जो खेती हो कैसी होनी चाहिए, डिसीजन, डेटा ड्रिवन डिसीजन होना चाहिए खेती के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक कंपोनेंट, और दूसरा है इसमें एग्री स्टैक, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसी में जैसे है सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा यूज किया जाएगा। फिर आपका डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे किया जाएगा, ठीक है, आईटी इनिशिएटिव सपोर्ट ले जाएंगे, ये सब है। बट बेसिक जो फंडामेंटल इसमें यही है कि 2 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, एग्री स्टैक डेवलप करना और कृषि का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करना। 5वां स्कीम है आपका नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो देश के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहें, नेचुरल फार्मिंग कहें, इसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है, ठीक है। अब ये कितने एरिया में करना है, तो इसमें भी क्लस्टर बेस पे हम 15,000 क्लस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे पूरे देश के अंदर, ठीक है। एरिया जो है लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर का टारगेट रहेगा। 15,000 क्लस्टर के अंदर 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया में नेचुरल फार्मिंग करने का टारगेट है। ये जो नेचुरल फार्मिंग वाला स्कीम है ये खुद एक सब स्कीम की तरह है। जो मेन स्कीम है
उसका दूसरा नाम है, वो आगे पढ़ेंगे हम। सब स्कीम की तरह उसके अंदर ये लाया गया है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। अब इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो बोला पीयर टू पीयर मॉडल, मतलब शुरू में कुछ किसान को हम सिलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत, और वो फिर फर्दर उस नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। तो ये क्या हो, पीयर टू पीयर फार्मिंग मॉडल बनाएंगे हम, ठीक है। यही है इसका मेन चीज़। 30,000 कृषि सखी को इसमें ट्रेनिंग किया जाएगा। क्लस्टर्स के आधार पर इसमें जैसे बताया गया, क्लस्टर बेस पे पहले करेंगे कि पहले 15,000 क्लस्टर का टारगेट है, 7.5 लाख हेक्टेयर अपनी भूमि में शुरुआत के दिनों में शुरुआती तौर पे किया जाएगा इसका। फिर है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू FPOs, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा पूल होगा ना, वो एक आदमी तो कर नहीं सकता है। जैसे कोई इक्विपमेंट खरीदना है 25 लाख रुपये का, 30 लाख रुपये का, तो उसमें सबका कम कम योगदान लेके अगर किया जाए तो किसी पे बर्डन भी नहीं आएगा और खेती में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण हो जाएगा। तो उसके लिए ये है कि FPO डेवलप करो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फार्मर्स को साथ में लाइए, उनको ऑर्गेनाइजेशन में क्या कीजिए, संगठित कीजिए। तो कितने फार्मर्स लेके आएंगे, तो अगर प्लेन एरिया है, जैसे समतल भूमि है, जैसे गंगा यमुना का दोआ वाला एरिया है, बिहार UP ऐसे एरियाज़ में 300 लोग अगर आते हैं, 300 किसान साथ में आते हैं, तो FPO का निर्माण कर सकते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, उत्तर पूर्व जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन एरियाज में 100 किसान साथ में मिलकर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। FPO बन। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कितने, तो 9 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसके अंदर, ठीक है। FPOs में FPO का कार्यक्रम पहले भी चल रहा है, इस बार से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 10,000 नए FPO इस बार 27-28 तक का टारगेट लिया गया है कि नए 10,000 FPO और बनाए जाए। अगला स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ये भी स्कीम पुराना ही स्कीम है। इस स्कीम का पर्पस ही है कि जो खेती में इनपुट्स खरीदते हैं, ठीक है, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, सीड्स हो गया, उस टाइम कैश चाहिए होता है। तो सरकार बोल रही है कि जो भी एलिजिबल फार्मर है उनको 6,000 रुपये साल का दो, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार करके। अब कौन एलिजिबल है, इसका जो दायित्व है और राज्य सरकार के ऊपर दिया गया है कि भाई राज्य सरकार डिसाइड करेगी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैसे होगी, कौन एलिजिबल है। क्वांटम कितना है स्कीम का, 6,000 रुपया एक साल पर फार्मर है, पर फैमिली नहीं, पर फार्मर है ये। 2,000 हर 4 महीने पे 3 क्वार्टर में दिया जाएगा। उसके बाद है इसमें क्या है ना, KCC होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको KCC का भी फ़ायदा मिलता है उसमें ना। KCC होल्डर है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जो KCC होल्डर हैं उनको मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगला स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। खेत में अनाज या जो भी आपका खेत में लगाते हैं फसल, उसके बाद जो डैमेजेज होता है वो एक बहुत बड़ा कॉस्ट आता है किसान के ऊपर, तो वो उन चीज़ों से बचने के लिए हम इंश्योरेंस स्कीम लाए हैं, ठीक है। तो इस एक इंश्योरेंस स्कीम नाम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मतलब वॉलंटरी है, लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। प्रीमियम जो होगा वो शेयरिंग होगा प्रीमियम में, हाँ, जो भी प्रीमियम होगा वो क्या होगा, शेयरिंग बेसिस पे होगा। अगर कोई कॉमर्शियल क्रॉप जैसे कि गन्ना लगाते हैं तो 5% उस पर मिलेगा, 5% प्रीमियम भरना है। लेकिन 5% किस चीज़ का 5%, तो जितना का क्रॉप लगाए हैं उसका 5%। अब कितना क्रॉप लगाए हैं वो कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि कितना का वैल्यू है ये, ठीक है। तो 5% जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप के लिए है, 2% खरीफ क्रॉप के लिए, 1.5% रबी, ठीक है, प्रीमियम भरना पड़ेगा। बाकी का जो रेस्ट प्रीमियम बचेगा वो सरकार भरेगी, और सरकार जो भरेगी वो केंद्र और सरकार, राज्य सरकार मिलके भरेगी। इसलिए तो योजना जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर नॉर्मल स्टेट है तो 90-10 के रेशियो में रहेगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच का साझेदारी, और 60-40 का रहेगा नॉर्मल स्टेट में, और नॉर्थ ईस्टर्न में 90-10 का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो बेसिक कवरेज तो मिलेगा ही मिलेगा, और चाहें तो कुछ प्रीमियम भर के ऐड ऑन भी ले सकते हैं। ऐड ऑन में पता है सोइंग के, प्लांटिंग को, जर्मिनेशन रिस्क है, ये सब में ले सकते हैं,
है ना। यील्ड एस्टिमेशन कैसे करें, कितना का फसल लगाया हुआ ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, कौन सा, यस टेक, ठीक है। और दूसरे भी एप्लीकेशंस बहुत सारे टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज किया जाएगा, जैसे डिजी क्लेम है, तो जितना भी क्लेम का प्रोसेसिंग होगा वो कहाँ पे होगा, इसी ऐप पे होगा, डिजी क्लेम पे। फिर आपका वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल होगा, जो लोकल वेदर को फोरकास्ट करके इंफॉर्मेशन देगा किसान को। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ये क्या है, तो जो किसान हैं खेत में अपना सारा जीवन लगा देते हैं, तो उनको ओल्ड एज में सोशल सिक्योरिटी मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। जो अन्य सेक्टर में हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, उसके लिए जैसे ईपीएफओ है, वैसे ही उसी तर्ज पे उस तरह की चीज़ करने के लिए एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम लाया गया है। कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम जिसका पर्पस है सोशल सिक्योरिटी देना, किसको, किसान को। तो एलिजिबिलिटी ये है कि 18 से 40 साल का कोई भी किसान जो है इसमें फ़ायदा ले सकता है। मैक्सिमम लैंड लेकिन 2 हेक्टेयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनकी किसके लिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। जो फंड बनेगा कंट्रीब्यूशन का, उसको मैनेज कौन करेगा, तो एलआईसी करेगी, ठीक है। 3,000 रुपया प्रति माह जो है इसमें एश्योर्ड पेंशन मिलेगा 60 साल तक। ओके, सो अगला है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ठीक है। एडिबल ऑयल एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में तेल के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तभी जो है देश में ऑयल का सप्लाई मेंटेन रहता है। बहुत ही बड़े लेवल पे इंपोर्ट करते हैं हम इसको, इसीलिए सरकार का ये मानना है, सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि कम से कम इस सेक्टर में, चूँकि ये एसेंशियल सेक्टर जैसा है ना, क्योंकि इसमें आप बेसिक फूड है, बेसिक तेल जो है वो बेसिक फूड है किचन के अंदर, तो इसका सप्लाई कंटिन्यू बने रहे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो, तो उसके लिए सरकार योजना लेके आई है। फोकस एरिया जो होगा वो नॉर्थ ईस्टर्न और अंडमान निकोबार आइलैंड होंगे, ठीक है। पर्पस, उद्देश्य क्या रहेगा, वही कि एडिबल ऑयल पे जो हमारा डिपेंडेंस है, इंपोर्ट का डिपेंडेंस जो है वो कम रहे। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि ऑयल सीड यहीं प्रोडक्शन करना है, ठीक है। ओके, अगला मिशन है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिथ। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में तो खैर पूरा डेवलपमेंट चल ही रहा है। एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फ्लावर्स है, ये सब हॉर्टिकल्चर्स में आ जाता है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया जाए, हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्टेबल है, इसको एक्सपोर्टेबल बने, इसको निर्यात कर सकें, इस तरह का सिस्टम बनाने के लिए जो मदद मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, उसके लिए एक योजना बनाई गई कि भाई हम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट करने, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये स्कीम जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों का इसमें योगदान होगा। सारे स्टेट सिटी कवर्ड है। एंड टू एंड हॉलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, R&D टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ तो है ही, बेसिक जो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन डेवलप करने में है वो तो रहेगा ही रहेगा, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब जितना भी एंगल्स हो सकते हैं सब। फिर उसके बाद ये स्कीम जो है कब से चलाया जा रहा है, 14-15 से चलाया जा रहा है, ठीक है। फंड शेयरिंग सेंटर स्टेट के बीच में कैसे रहेगा, तो 60-40 नॉर्मल स्टेट्स, 90-10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके अंदर सब स्कीम्स हैं, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, ठीक है। फिर हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स है, फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड है। तो ये सब स्कीम्स हैं। दूसरे स्कीम्स जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में चल रहा है वो है चमन, जैसे कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट यूजिंग मैनेजमेंट एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। फिर आपका की क्रॉप्स कौन कौन से है, जैसे मैंगो है, बनाना है, ये सब आ गया। ओके, अगला जो है किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड से क्या है, किसानों के हाथ में पैसे पहुंचते हैं, कैश पहुंचते हैं, तो वो एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी
कैश बेस्ड वर्क होते हैं, जो कि लेबर हायर करना हो, चाहे सीड वगैरह खरीदना हो, फर्टिलाइज़र खरीदना हो, वो काम आसानी से कर पाता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पे मॉडल पे काम करता है, यानी कि जो भी ब्याज दर पे कर्जा मिलता है वो बाज़ार से बहुत कम रहता है, ठीक है। और जो बैंक को जो जैसे 4% पे दे रहा है, नॉर्मल रेट 7% है, तो बाकी का 3% जो है इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया, यानी कि बैंक को सरकार देती है, ठीक है। कई बार इसमें कर्ज माफ़ भी होता है, जब सूखा ड्रॉट में ऐसा कुछ आ गया तो, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया तो, ये चीज़ है। 1.6 लाख तक का जो लोन इसमें मिलता है वो कोलेट्रल फ्री मिलता है, मतलब कोई भी कागज़ जमा नहीं करना है, मतलब कोलेट्रल मतलब उसके बदले कुछ आपको एसेट नहीं जमा करना है लोन के लेने के लिए। प्रोसेसिंग फ़ी 0 है। इंटरेस्ट सबवेंशन जैसे मैंने बोला कि 3% है, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है वो है। उसके बाद फैसिलिटीज़ जो जैसे है कि जितने किसान बेनिफिशरीज हैं उनको दिया जाता है। फिर ATM एनेबल्ड रुपए कार्ड रहता है, कितना भी विड्रॉल आप कर सकते हैं लिमिट के अंदर, जो लिमिट में आपको क्रेडिट कार्ड मिला है उसके अंदर आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितना बार भी कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन 1 टाइम है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कैफेटेड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है एक बहुत ही इंटीग्रेटेड स्कीम है, जिसके अंदर ही मैंने बताया ना नेचुरल फार्मिंग भी इसके अंदर ही आता है। इस स्कीम का जो मेन पॉइंट ये है कि इसमें स्टेट को छूट दिया गया है कि आप अपना प्लान चूज कीजिए, ठीक है। अपने प्लान के हिसाब से आप काम कीजिए, है ना। मैंने फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट को। तो ये जो स्कीम होगा वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ही होगा। अच्छा, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर 2007 में इस स्कीम को लाया गया था एज एन अम्ब्रेला स्कीम। 2007 में इस स्कीम को लेके आया गया है, ठीक है। फिर 17 में इसका जो है नामकरण चेंज कर दिया गया, इसको रेम्यूनरेटिव बेस बनाया गया और नाम दे दिया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव बेस्ड स्कीम बना दिया गया। फिर उसको 22-23 में वापस रिस्ट्रक्चर करके RKV कैफेटेरिया स्कीम बनाया गया। इसमें क्या है कि जो भी एग्रीकल्चर प्लान आपको डेवलप करना है वो स्टेट खुद चूज करेगी कि मुझे ये कृषि प्लान अपने स्टेट के एग्रो क्लाइमेटिक स्थिति को देखते हुए, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए हमें ये प्लान मेरे स्टेट के लिए सूटेबल है, वो प्लान चूज करेगी। चूज करने के बाद उस प्लान को अप्रूव करने के लिए ले जाना पड़ेगा एक कमेटी के पास। ये सेक्रेटरी हेडेड कमेटी रहेगी, इसका नाम ही है स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी हेडेड कमेटी रहेगा, वो प्लान को अप्रूवल करेगा। जब प्लान अप्रूवल हो जाता है तो फिर उसके मध्य में केंद्र सरकार जो बजट ग्रांट मतलब पेश करती है अपना पैसा, जो पैसा देगी आपको, ठीक है, जो पैसा उसमें दिया जाएगा वो कुछ हेड्स में आपको खर्च करना है, ठीक है। और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, कुछ हेड्स रहेंगे जिसमें आपको खर्च करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें से इनोवेशन और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी उसमें प्रमोट किया जाएगा। फिर आपका ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट इसमें क्या है कि एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिसोर्स फॉर SC/ST वुमेन बेनिफिशरीज को दिए जाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर टू सेट अप द स्टार्टअप। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर हैज 5 इसमें नॉलेज पार्टनर 5 चूज किए गए हैं। उसके बाद मेजर स्कीम्स मॉडल अंदर इसमें चूँकि ये जो अम्ब्रेला स्कीम बनाया गया है तो जहाँ पुराने स्कीम्स थे सब इसमें मर्ज हुए हैं, जैसे कि सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी वाला स्कीम है जिसमें कि आप सॉइल का टेस्ट करके जो भी उसमें मिनरल डिफिशियंसी है वो पता करते हैं। फिर रेनफेड एरिया डेवलपमेंट जो था वो भी इसमें इंटीग्रेट कर लिया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि बाद में नेचुरल फार्मिंग है ना, वो भी जैसे बताया था अर्लियर में, तो वो भी इसमें इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। पर ड्रॉप मोड क्रॉप है वो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री वाला स्कीम है वो गया इसके अंदर, ठीक है। मैकेनाइजेशन वाला है वो गया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है, फिर DPR, ये सब सारे सब स्कीम्स को इसमें सबज्यूम कर लिया गया है। अगला जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये भी एक सब स्कीम है, किसका, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का ही सब स्कीम है।
इसमें जो आपकी खेत की जो मिट्टी है उसमें 12 पैरामीटर्स की टेस्टिंग की जाएगी और टेस्ट रिपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। टेस्ट रिपोर्ट बना के आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है, ताकि क्या होगा कि जो डेफिशिएंट है उसी के अकॉर्डिंग आप फर्टिलाइज़र को यूज करना है, ओके। सेंट्रली कौन सा स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि RKVY ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और उसके अंदर ये सब स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड वाला। 12 पैरामीटर्स जो होंगे उसमें क्या 5 तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे जिंक हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, मैंगनीज है, बोरॉन है, एक सेकेंडरी में सल्फ़र है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे सॉइल का माइक्रो न्यूट्रिएंट में वही होगा जिंक, आयरन, सल्फर, कॉपर, ये सब। मैक्रो में NPK होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और ऐसे आपका सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आ गया। फिर फिजिकल में जैसे कि एसिडिटी वगैरह है, ठीक है, कंडक्टिविटी है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ये सब इतने 12 पैरामीटर्स का मॉनिटरिंग किया जाएगा इसमें। तो देखिए सेंटर प्रोवाइडेड सम ऑफ ₹100 पर सॉइल सैंपल, ₹190 पर सैंपल टू स्टेट गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल, द टेस्ट जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसएससी टू द फार्मर। और दूसरे स्कीम्स जो कृषि के अंतर्गत हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम। तो ई नाम क्या है कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, ई नाम करके। इसमें कोई भी स्टेट का चीज़ कहीं भी बिक रहा है तो ये फ़ायदा मिल गया, मार्केट बड़ा हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया मार्केट, ठीक है। जितने एग्जिस्टिंग APMC से सबको लिंक कर दिया गया। इसके सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फंडिंग कौन करता है इसका, तो एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो उसके थ्रू से फंडिंग होती है। इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, SFAC है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट में बहुत सारे मार्केट्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं मार्केटिंग में। उन सारे प्लेटफॉर्म्स का ये क्या इंटीग्रेटेड वर्जन है, इसलिए प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म है ये। क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, CPP, ठीक है। इसमें क्या है कि जो प्लांटिंग मटेरियल है वो मतलब बेस्ट क्वालिटी का मिले किसान को, इसके लिए। अगला स्कीम है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम, ठीक है। इसमें जितना भी देखिए एक ऐसा पोर्टल है इसमें कि जितना मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको सिंगल पेज में मिल जाएगा। बस यहाँ पे क्लिक कीजिए, बाकी अलग अलग पेज पे आपको ले जाएगा। बाकी जितना भी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सब इसके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है कृषि सखी गवर्नेंस प्रोग्राम, कन्वर्जेंस प्रोग्राम। तो कृषि सखी कन्वर्ट, जैसे कि सखी लखपति दीदी है तो लखपति दीदी के तर्ज पे ही उसके अंदर ही जो है कृषि सखी को डेवलप करना है, ठीक है। तो कृषि सखी जो है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसको एम्प्लॉयबल कृषि सखी बनाए जाएंगे, ठीक है। इनको एम्प्लॉयमेंट मिले वो चीज़ होना चाहिए। नोडल मिनिस्ट्री वहीं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट होगा। फिर अगला स्कीम जो है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो इसका पर्पज़ क्या था कि जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उसमें ड्रोन चलाने में ट्रेनिंग देना है, ताकि ड्रोन से फर्टिलाइज़र वगैरह स्प्रे कर पाए खेत में। किसको ट्रेनिंग देना है, वुमेन को ट्रेनिंग देना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 10 ईयर इसका 24-25 से 25-26 है। उसके बाद है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अब लगभग 2-3 ही 4 स्कीम है तो ओपन करेंगे, और फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे सेकेंड वाले पे जाएंगे।